बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 19 अगस्त 2024 सोमवार के दिन का आगाज हो चुका है। एक जानिब तो पाकिस्तान के अदालती महाज से बिलखुसूस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कुछ बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स आनी हैं। अहम तरीन केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिक्स कर दिए गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक और अनहोनी हुई है। ट्रिब्यूनल्स वाला मामला, जिन ट्रिब्यूनल्स ने अल्टीमेटली इलेक्शन में धांधली का फैसला करना है, और जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूनल्स हैं वो पंजाब के ही हैं, क्योंकि अगर पंजाब के ट्रिब्यूनल्स आज़ादाना तौर पर काम करते हैं तो पूरे का पूरा 8 फरवरी का इलेक्शन रिवर्स हो जाता है। ट्रिब्यूनल्स का मामला किस तरह से लटक गया है और ये अहम तरीन मुकदमा जो आज सुना जाना था, ये डी लिस्ट कर दिया गया है। ट्रिब्यूनल्स गैर मुअय्यना मुद्दत तक अपने काम से रुके हुए हैं और ये केस अचानक से रात गए डी लिस्ट हुआ। असल वजह क्या है उसे भी हमने डिस्कस करना है। इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब पर अब तक का सबसे घिनौना इल्ज़ाम जो है वो भी लग गया है, और कम से कम ये वाला इल्ज़ाम मैं ज़ाती तौर पे समझता हूं कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन वफाकी वज़ीर इत्तलात जो है वो मैदान में आए हैं और उन्होंने इस इल्ज़ाम को भी एंडोर्स कर दिया है। ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखनी है, लेकिन चूंकि आपको पता है फायरवॉल एक्टिव हो चुकी है, बहुत से लोग शिकायत कर रहे हैं कि आपकी वीडियोस एक्सेस नहीं कर पा रहे, हम वीडियोस नहीं देख पा रहे। फायरवॉल का मुकाबला आप किस तरह से कर सकते हैं? हमने तो यही काम करना है जो हम कर रहे हैं, यानी हम बोलते रहे, खामोश ना हो। फायरवॉल का मुकाबला आप कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करके। यूट्यूब एल्गोरिदम जो है वो उसे आपसे ऑपरेट करता है। साथ ही साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है ताकि फायरवॉल का असर कम हो सके। अब जरा खबरों पर आ जाते हैं। 2-3 बड़ी आम तरीन खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के अंदर काफ़ी मसाइल चल रहे हैं, और इवन अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो भी ही इज़ इन हॉट वाटर्स राइट नाउ, ठीक है। और यहाँ तक कुछ जर्नलिस्ट जो हैं उन्होंने क्लेम किया कि इन हाउस चेंज जो है खैबर पख्तूनख्वा में आ सकता है, यानी कि गंडापुर साहब की सीट तक ख़तरे में पड़ सकती है, क्योंकि अंदर खाते बहुत सी गेम्स जो हैं वो चल रही हैं और गेमें जो हैं वो बड़ी ख़तरनाक हैं, ये मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ। अब यहाँ पर जो एक वज़ीर हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, उसके बाद फिर फोकल पर्सन भी तब्दील कर दिए अली अमीन गंडापुर ने अपने, और नया लगा दिया, चेंज कर दिया, और उसकी वजह भी उनके हक में स्टेटमेंट थी। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि साबिक सूबाई वज़ीर शकील खान की केपी काबीना से बरतरफी के बाद तहरीक इंसाफ में जो इख्तलाफात पैदा हुए हैं उन पर इमरान खान साहब ने बहुत बरहमी का इजहार किया है। इमरान खान साहब ने शकील खान के हक में बयान देने वाले अरकान कौमी असम्बली जो हैं उनको तलब भी कर लिया है, और दोनों अरकान असम्बली की आइंदा हफ्ते इमरान खान साहब से अडियाला जेल में मुलाकात का इम्कान भी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बानी PTI को आतिफ खान और जुनैद अकबर के वालिद से शिकायत की है, ये ज़राए बता रहे हैं। आतिफ खान और जुनैद अकबर ने बरतरफ वज़ीर शकील खान के हक में बयान दिया था और शकील खान की बरतरफी के फैसले से इख्तलाफ किया था, जबकि इस सब के अंदर मिस्टर सैफ जो हैं उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब जो हैं, जो कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुशीर इत्तलात हैं, मिस्टर सैफ याद रखिएगा, उन्होंने कहा कि बानी PTI इमरान खान ने पार्टी में ग्रुप बंदी का तासुर देने पर तशवीश का इजहार किया है, और उन्होंने तस्दीक भी की कि इमरान खान साहब ने आतिफ खान और जुनैद अकबर को मुलाकात के लिए अडियाला जेल बुला लिया है। और चंद रोज़ कबल जो KP के वज़ीर बराए कम्युनिकेशन एंड वर्क्स हैं, CNW के वज़ीर हैं शकील खान, उन्होंने अपनी जमात की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाकर ओहदे से इस्तीफ़ा दिया। दूसरी साइड का मौक़िफ़ यह था कि जी जो वहाँ पर गुड गवर्नेंस कमेटी बनी है उसकी सिफारिशात पर इन्हें बरतरफ करना था, इसलिए इन्होंने इस्तीफ़ा दिया। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब जो कि खान साहब से मिले और उन्होंने टास्क भी दिया है, तो उन्हें खान साहब ने ये ज़रूर पैगाम दिया कि अली अमीन गंडापुर की टांगें खींचना ऐसे क्रूशल टाइम के ऊपर यूं होगा जैसे मेरी टांगें खींची जा रही हैं, यानी कि इमरान खान साहब ने ये स्टेटमेंट दी है। तो आप यहाँ से सीरियसनेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूरत हाल अच्छी खासी गंभीर है और ये बड़ा क्रूशल टाइम है। तो इस क्रूशल टाइम पर बहुत कुछ हो सकता है, और इमरान खान साहब भी इस सिचुएशन को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि मैदान में वो खुद नहीं है। जैसे पंजाब में 2 ग्रुप जो हैं वो बने, हम उनका रोना रो रहे थे तो 3 ग्रुप की बात आ गई, 3 ग्रुप्स जो हैं वो इस वक्त एक्टिव हैं। इसी तरह KP के अंदर भी ये चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि सर पे एक बॉस नहीं है, अल्टीमेट बॉस इमरान खान साहब है और उन तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रही। हमाद अजहर का इतना मैस क्रिएट हो चुका है,
ऑल्दो ये वक्त किस चीज़ का था, ये वक्त क्या काम करने का है, ये वक्त जो है ये कुछ और करने का था। ये इमरान खान साहब की रिहाई और ये जो अब प्रेशर बिल्ड है वो करने का है वक्त। ऑल्दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 22 अगस्त का जो जलसा है उससे पहले क्रैकडाउन की इतलात मेरे पास आ रही हैं। अब यहाँ पर एक तरफ तो ये डेवलपमेंट है, वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा मरकज़ निगाह बना हुआ है और ये पूरा हफ्ता जो है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन उससे पहले ये तलाल चौधरी साहब हैं जी और नून लीग के रहनुमा हैं, नवाज ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने एक बड़ा अजीबो गरीब मुतालबा कर दिया है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा से मुतालबा किया है कि वो साबिक जजेस के खिलाफ एहतसाब का अमल शुरू करें। अच्छा, काजी फायज ईसा साहब कौन होते हैं एहतसाब का अमल शुरू करने वाले? इनके कहने का मकसद ये देखें, जैसे मिलिट्री ने अपने साबिक अफसरान का एहतसाब शुरू कर दिया तो आप भी एहतसाब शुरू कर दें मोहतरम काजी फायज ईसा साहब। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसके लिए है और उसमें भी बहुत सी चीज़ें काजी साहब को देखभाल के चलनी पड़ती हैं, उस तरीके से नहीं चल सकती जैसे आप चलवाना चाहते हैं। और इस सब के अंदर तलाल चौधरी साहब ने एक तरह से काजी साहब को मशवरा भी दिया और तड़ी भी लगाई है। काजी साहब को कहते हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा भी एहतसाब का अमल शुरू कर दें, अगर आप नहीं करेंगे तो कोई और करेगा और फिर गिला मत कीजिएगा। और इन्होंने कहा कि अहम और ताकतवर इदारे ने एहतसाब अपने घर से शुरू किया है तो बाकी इदारों को भी करना होगा क्योंकि एहतसाब पाकिस्तान की ज़रूरत है। सियासत का जो इदारा है उसने अगर एहतसाब शुरू किया तो फिर आप लोगों का क्या बनेगा, आपके कायद का क्या बनेगा? खैर हमारे मुल्क में ऐसा ही होता है, आधा सच बोला जाता है। लेकिन इन्होंने ये जो मैसेज दिया है काजी साहब को कि आप अपने साबिक बंदों का एहतसाब कर लें वरना कोई और करेगा, फिर गिला मत कीजिएगा। ये लोग खुद एहतसाब करने वाली पोजीशन में हैं, ये तो खुद अपने एहतसाब से बच रहे हैं। हुकूमत की क्या वक़्त, शहबाज साहब की क्या वक़्त, मरीम नवाज शरीफ साहिबा के पास क्या इख्तियार, किसी को सबको पता है क्या मामला है। लेकिन ये इनडायरेक्ट मैसेज उसी तरफ को है कि साकिब निसार साहब और बाकी साबिक जजेस जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई और उनके खिलाफ एक्शंस जो हैं वो लिए जा सकते हैं। अच्छा, एक तरफ ये मामला है, वहीं दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट से एक खबर आई जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बिलाशुबा तशवीशनाक है। और खबर ये रात गए आई कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल का केस कॉज लिस्ट से डी लिस्ट कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने आज यानी कि 19 अगस्त को समाअत करना थी। ज़राए ने बताया, शुरू में ये बताया गया कि केस जो है वो सलमान अकरम राजा जो हैं उनकी दरख्वास्त पर डी लिस्ट किया गया और सलमान अकरम राजा के वकील हामिद खान ने दरख्वास्त दी थी कि वो 6 सितंबर तक रुखसत पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का हाई कोर्ट का फैसला जो है वो मुअत्तल कर रखा है, उस पर इंप्लीमेंटेशन रोक रखी है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दे दिया हुआ है। लेकिन इसमें जो खबर बताई जा रही है वो ये नहीं है जो इस वक्त वजह मेन स्ट्रीम मीडिया पर रिपोर्ट हो रही है गालिबन। अब हुआ क्या, ये मामला समझ लें, ये क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इंपॉर्टेंट है और ये धचका क्यों है पीटीआई के लिए और निज़ाम इंसाफ के लिए। 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो पंजाब के अंदर बनाए गए और इस सब के अंदर ये जो स्टे ऑर्डर है वो सुप्रीम कोर्ट ने 4 जुलाई को दिया। अब आप चीज़ों को समझ लें नाज़रीन इकराम, हुआ क्या। 4 अप्रैल को जो सुप्रीम कोर्ट में आप जज हैं और इससे पहले उस वक्त वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे मलिक शहजाद, उन्होंने 8 जजेस के नाम भेजे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि इन्हें इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में लगा दें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने इसके ऊपर कुछ नहीं किया। तो सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में ये मामला लेकर चले गए। जस्टिस शाहिद करीम साहब जो हैं उनकी अदालत में ये केस लगा तो उन्होंने अपने फैसले के अंदर ये करार दिया कि जब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने नेम्स भेज दिए हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसकी मजबूरी है एट एनी कॉस्ट उसे इन 8 जजेस का नोटिफिकेशन जारी करना होगा। और अगर तो एक टाइम फ्रेम दे दिया जस्टिस शाहिद साहब ने कि अगर इस टाइम के अंदर आप ये फैसला आप ये नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप नोटिफिकेशन इतने सेट डेज में नहीं जारी करते तो वो जजेस जो हैं और वो उन जजेस के बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल तैनाती का नोटिफिकेशन अज खुद फाल हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने इस फैसले के बाद भी घास नहीं डाली लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को और कुछ भी नहीं किया। तो जैसे ये वो टाइम कंप्लीट हुआ तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है मलिक शहजाद अहमद खान साहब, उन्होंने रजिस्ट्रार के जरिए नोटिफिकेशन जारी करवा दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये मामला काजी साहब की अदालत में लेकर चला गया। उस दौरान सुप्रीम कोर्ट से मलिक शहजाद साहब को यहाँ पर लाया गया, पीछे आलिया नीलम साहिबा आ गई। आलिया नीलम साहिबा को लाकर काजी साहब को लगा कि मामला ठीक हो जाएगा, मैंने भाई सीनियरिटी को पसे पुश डालकर आलिया नीलम साहिबा को लाया हूँ। तो उस वक्त 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो काजी साहब ने बनाया और काजी साहब उस बेंच में खुद बैठे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चूंकि ये इख्तियारात का मामला है तो इसमें एक तो ये था कि उन्होंने ये भी कहा इलेक्शन कमीशन वाले जाएं ना ज़रा और आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर जाएं लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस से मिले मामला हल करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गए, वापसी पे उनका रंग उतरा हुआ था क्योंकि जस्टिस आलिया नीलम स्टैंड ले गई। वो डट गई आइन और कानून के मुताबिक, इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक।
तो जब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था तो 4 जुलाई को बेंच मशवरा करने उठा और वापस आकर बेंच ने यह कह दिया काजी साहब के कि जी हम इन ट्रिब्यूनल्स को गैर फाल कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है वो फैसला आने तक ये ट्रिब्यूनल्स अपना काम नहीं कर सकेंगे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हाई कोर्ट का फैसला और ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का नोटिफिकेशन, दोनों चीजें, जस्टिस शाहिद का फैसला और रजिस्ट्रार की तरफ से, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से ट्रिब्यूनल्स की तश्कील जो हुई, वो नोटिफिकेशन जो है उस पर उसको कलदम कर रखा है, उस पर स्टे ऑर्डर आप कह सकते हैं दिया हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज ये केस सुना जाना था लेकिन ये डीलिस्ट कर दिया गया है और इसमें यह बताया गया है कि जी जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब जो हैं वो अनअवेलेबल हैं और कोई उनकी फैमिली के अंदर फौतगी हुई है, उसकी वजह से वो अनअवेलेबल है। लेकिन अब ये केस जो है ये नेक्स्ट वीक पर चला जाएगा। लेट्स सी ये केस किस तरफ को जाता है। और यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि बहुत से एंगल्स जो हैं उनसे इस चीज़ को डिस्कस किया जा रहा है, बहुत से इसके अंदर दीगर मामलात जो हैं वो सामने लाए जा रहे हैं, लेकिन ये मेन चीज़ है। बाकी आज के दिन में कौन से अहम तरीन केसेस होंगे, एक तो आज फायरवॉल की तनसीब और इंटरनेट की स्पीड कम होने के खिलाफ हामिद मीर साहब जो है उनकी दरखास्त पर एतराज़ात के साथ समाअत होनी है। इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब की 190 मिलियन पाउंड केस में 12 अगस्त के एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर समाअत 12:15 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच करेगा। तो ये वीक वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में मुबारक सानी केस में हुकूमत पंजाब की दरखास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। ये सारी चीज़ें होनी है और बड़े तरीके से होनी है, तो इसके लिए आप ज़रा अपनी सीट बेल्ट बांध लें आज का दिन भी और ये पूरा हफ्ता अदालती महाज पर। लेकिन पीटीआई के साथ जो ये इस केस में अनहोनी हुई है, ये जो ट्रिब्यूनल्स वाला मामला, क्योंकि ये इस हफ्ते अब लगता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा, अब ये अगले हफ्ते पे चला जाएगा, अगर अगले हफ्ते अवेलेबिलिटी ना हुई तो फिर आगे, यानी ये केस आगे से आगे ही जाएगा। वहीं दूसरी जानिब मैंने कल आपके सामने ये नुक्ता रखा था कि रऊफ हसन साहब की पहले रायन ग्रिम जो है उनके साथ एक चैट लीक की गई कि जी देखें आलमी सतह पर किसी सहाफ़ी के साथ गुफ्तगू की, तो क्या अच्छा, उसके बाद रऊफ हसन साहब जो हैं उनकी एक इंडियन सहाफ़ी के साथ जो चैट है, मैंने आपको बता दिया था कि वो मामला बड़ा ख़तरनाक बनेगा। अब यहाँ पर जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन के गैर मुल्की अनासर से रवाबित पर रद्द अमल दिया है और इन्होंने ये जो रद्द अमल दिया ये आपको चीज़ों को वाज़े कर देगा कि पीटीआई और इमरान खान साहब के खिलाफ जो संगीन नौयत के इल्ज़ाम हैं, यानी इंडियन इन्वॉल्वमेंट या इंडिया की ईमा पर ये सब करने का इल्ज़ाम पहली दफ़ा ये नया है। तो अता तारड़ ने कहा कि रऊफ हसन ने भारतीय सहाफ़ी को इश्ताल अंगेज़ और खौफनाक पैगामात भेजे हैं। पीटीआई का मुल्क दुश्मनी पर मबनी एजेंडा एक बार फिर बेनकाब हो चुका। फॉरेन फंडेड और मुल्क दुश्मन एजेंडे पर कार्बन जमात गैर मुल्की आकाओं का सहारा ले रही है। फॉरेन फंडेड जमात ने पहले साइफर के जरिए मुल्क की खारजा पॉलिसी को नुकसान पहुंचाया। अता तारड़ ने इल्जाम आयद किया कि पीटीआई भारत का स्पॉन्सर्ड एजेंडा लेकर चल रही है। पीटीआई को भारतीयों ने बैरून मुल्क से फंडिंग की जो तहकीकात में सामने आ चुकी। फॉरेन फंडेड टोले ने मुल्क दुश्मनी की हद अबूर कर ली। अब समझ आ रही है कि 9 मई के हमले क्यों किए, यानी अब ये कह रहे हैं कि भारत ने पैसे दिए कि पाकिस्तान के अंदर आप ये बयानियां बनाओ। मतलब पीटीआई पर इस किस्म का इमरान खान साहब पर गंदा इल्जाम। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि पीटीआई का इस्लामाबाद में सोशल मीडिया सेल मुल्क दुश्मनों से रवाबित का बड़ा जरिया था। पीटीआई के सोशल मीडिया सेल के जरिए फौज और सिपा सालार के खिलाफ मुहिम चल रही थी। फिर इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि जी रऊफ हसन के भारतीय सहाफ़ी के साथ राब्ते ये साबित करते हैं कि वो मुल्क दुश्मन कुव्वतों के कहने पर मुहिम जो है वो चला रहे थे। फिर इन्होंने फैज़ हमीद के हवाले से कहा कि जी फैज़ हमीद बानी पीटीआई इमरान खान का अहम सियासी मोहरा साबित हुआ है और साबित हो गया कि मुर्शद का मौक्कल फैज़ था। फैज़ मुर्शद का नहीं बल्कि फैज़ हमीद का था, यानी वो जो फैज़ की ये बात कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो इन्होंने कही हैं। तो ये खतरनाक मामला, ज़ाहिर बात है, लेकिन अभी तक की ये डेवलपमेंट्स थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान से।